प्रश्न 1। हिंदी भाषा का उद्भव मुख्य रूप से किस अपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प हैं ए मागधी, बी शौरसेनी, सी अर्धमागधी, डी ब्राचड़। सही उत्तर है बी शौरसेनी। हिंदी भाषा का उद्भव मुख्य रूप से शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। विशेषकर पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोलियों का विकास इसी से हुआ है। कुछ पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास अर्धमागधी और बिहारी बोलियों का मागधी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन समग्री हिंदी का मूल शौरसेनी में है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम अवस्था है, जिससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी शामिल हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ को पुरानी हिंदी कहा था। प्रश्न 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 342, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 345। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। ये प्रावधान 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343(1) ये भी निर्धारित करता है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, बल्कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 3। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? विकल्प हैं ए खरोष्ठी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी गुरुमुखी लिपि, डी शारदा लिपि। सही उत्तर है बी ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी लिपि परिवार में है। ब्राह्मी लिपि से ही उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी का विकास हुआ और उत्तरी ब्राह्मी की गुप्त लिपि से देवनागरी का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ है। इसका परिपक्व स्वरूप 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच देखने को मिलता है। देवनागरी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, जो इसे अत्यंत वैज्ञानिक बनाता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली जैसी कई भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। प्रश्न 4। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक किसे माना जाता है? विकल्प हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दत्तासी, सी शिव सिंह सेंगर, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर है बी गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखन का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी को दिया जाता है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी हिंदी साहित्य के सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहासों में से एक माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। प्रश्न 5। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प हैं ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी बुंदेली। सही उत्तर है सी अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, जबकि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, वहीं पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अवधी साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस प्रमुख है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू और बुंदेली कन्नौजी शामिल हैं। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों में बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। प्रश्न 6। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। सही उत्तर है बी 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है,
ताकि हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके महत्व को रेखांकित किया जा सके। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और इसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत तक जाती हैं। प्रश्न 7, पुरानी हिंदी नामकरण किस विद्वान ने किया? विकल्प हैं ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है बी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ को पुरानी हिंदी नाम दिया। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच का संक्रांति काल था। गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई विद्वान हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जबकि कुछ उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी मानते हुए 7वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। अवहट्ठ भाषा का प्रयोग विद्यापति जैसे कवियों ने भी अपनी रचनाओं में किया है। प्रश्न 8, हिंदी की मानक खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है ए. मागधी, बी. अर्धमागधी, सी. शौरसेनी, डी. पैशाची। सही उत्तर है सी. शौरसेनी। हिंदी की मानक खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है और ये वर्तमान में मानक हिंदी का आधार है। ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है और इसका साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है। खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य मुख्यतः खड़ी बोली में ही रचित है। प्रश्न 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? विकल्प है ए. 14, बी. 18, सी. 22, डी. 24। सही उत्तर है सी. 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय समय पर संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं की पहचान और विकास को सुनिश्चित करना है। इन भाषाओं को सरकारी उद्देश्यों और शिक्षा के लिए उपयोग करने का प्रावधान है। प्रश्न 10, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? विकल्प हैं ए. ब्रजभाषा, बी. खड़ी बोली, सी. अवधी, डी. मैथिली। सही उत्तर है सी. अवधी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। अवधी पूर्वी हिंदी की एक बोली है जो अपनी साहित्यिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। ये लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है और भक्ति काल के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी में लिखे गए। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के भक्ति काल का एक अनुपम ग्रंथ माना जाता है और ये राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रजभाषा में सूरदास और बिहारी जैसे कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं, जबकि मैथिली में विद्यापति ने प्रसिद्धि पाई है। प्रश्न 11, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर और व्यंजन हैं? विकल्प हैं ए. 10 स्वर 33 व्यंजन, बी. 11 स्वर 33 व्यंजन, सी. 12 स्वर 34 व्यंजन, डी. 13 स्वर 35 व्यंजन। सही उत्तर है बी. 11 स्वर 33 व्यंजन। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और 33 व्यंजन क वर्ग से ह तक होते हैं। इनके अतिरिक्त योगवाह वर्ण अंग, अह, उच्छिप्त व्यंजन ड़, ढ़ और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को मिलाकर कुल 52 अक्षर होते हैं। यह लिपि अपनी वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि में अक्षरों की क्रम व्यवस्था भी बहुत वैज्ञानिक है, जो उच्चारण, स्थान और प्रयत्न के आधार पर वर्गीकृत है। रोमन लिपि के विपरीत देवनागरी लिपि में अक्षर केस यानी अपकेस और लोअर केस की कोई अवधारणा नहीं है। प्रश्न 12, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? विकल्प है ए. आदिकाल,
बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। सही उत्तर है बी भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य जैसी विभिन्न धाराओं का विकास हुआ, जिसमें कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास जैसे महान कवियों ने अनुपम साहित्य की रचना की। इस काल की साहित्य संपदा और इसकी सार्वभौमिक अपील के कारण इसे हिंदी साहित्य का श्रेष्ठन युग माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्तिकाल नाम दिया था। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, जिसमें रासो साहित्य की प्रधानता थी। हरियाणा प्रदेश में कौन सी हिंदी की बोली बोली जाती है? विकल्प है ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी बघेली, डी गढ़वाली। सही उत्तर है बी बांगरू। हरियाणा प्रदेश में बांगरू नामक हिंदी की बोली बोली जाती है, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में आती है। बांगरू दिल्ली के कुछ हिस्सों करनाल, रोहतक, अंबाला आदि जिलों में प्रचलित है। कन्नौजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बघेली पूर्वी हिंदी में और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी में बोली जाती है। हरियाणवी बोली पर खड़ी बोली और राजस्थानी का प्रभाव देखने को मिलता है। को के स्थान पर ने का प्रयोग हरियाणवी की एक प्रमुख भाषिक विशेषता है। प्रश्न 14, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 351, डी अनुच्छेद 352। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 351। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूपों, शैलियों और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो, उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसे समृद्ध करे। अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारों और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है। इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य हिंदी को एक समृद्ध और समावेशी भाषा के रूप में विकसित करना है। प्रश्न 15, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? विकल्प हैं ए कबीर, बी विद्यापति, सी सरहपाद, डी चंदबरदाई। सही उत्तर है सी सरहपाद। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनका समय 769 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनकी रचनाएं अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के प्रारंभिक रूपों को दर्शाती हैं। सरहपाद बौद्ध सिद्ध परंपरा से जुड़े थे। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहाकोश है। चंदबरदाई आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। प्रश्न 16, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? विकल्प हैं ए सूरदास, बी कबीरदास, सी विद्यापति या डी रसखान। सही उत्तर है सी विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में अद्भुत काव्य रचनाएं की हैं। उनकी पदावली मैथिली साहित्य की अमूल्य निधि है। वे आदिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और उनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली भाषाओं में रचनाएं की हैं। मैथिली बिहारी उपभाषा वर्ग की एक प्रमुख बोली है जो बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न 17, हिंदी की उपभाषाओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सही उत्तर है सी 5। हिंदी की उपभाषाओं को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इन उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 प्रमुख बोलियां आती हैं। ये वर्गीकरण हिंदी की भौगोलिक और भाषिक विविधता को दर्शाता है। प्रत्येक उपभाषा वर्ग में कई बोलियां शामिल हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज,
कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ये वर्गीकरण ग्रेयरसन जैसे भाषाविदों द्वारा किया गया है, हालांकि इसमें कुछ भिन्न मत भी मिलते हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना किसने माना है? विकल्प हैं ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. लाला श्रीनिवास दास, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना यानी उपन्यास माना है। ये हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हालांकि खड़ी बोली की पहली रचना को लेकर विद्वानों में कुछ विवाद है। परीक्षा गुरु को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। लाला श्रीनिवास दास आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक लेखकों में से एक थे और उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 20। देवनागरी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? विकल्प है ए. दाएं से बाएं, बी. बाएं से दाएं, सी. ऊपर से नीचे या डी. नीचे से ऊपर। सही उत्तर है बी. बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि बाईं से दाएं लिखी जाती है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है, जो अक्षरों के शेष के साथ चलती है। ये लेखन शैली इसे अन्य लिपियों जैसे अरबी या उर्दू से अलग करती है, जो दाईं से बाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में अक्षरों की गोल आकृतियां और शिरोरेखा का प्रयोग इसकी पहचान है। ये विश्व की चौथी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लेखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लेखन के लिए किया जाता है। प्रश्न 20। हिंदी भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? विकल्प है ए. पाली, बी. प्राकृत, सी. संस्कृत या डी. अपभ्रंश। सही उत्तर है सी. संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत से आरंभ होता है। इसका क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश यानी अवहट, प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है और सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, जबकि प्राकृत जैन धर्म की भाषा के रूप में विकसित हुई। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था थी, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। प्रश्न 21। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? विकल्प हैं ए. पश्चिमी हिंदी, बी. पूर्वी हिंदी, सी. राजस्थानी, डी. बिहारी। सही उत्तर है बी. पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की एक प्रमुख बोली है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों में अवधी और बघेली शामिल हैं। छत्तीसगढ़ी में लोक साहित्य का अभाव है, लेकिन इसमें ध्वनियों के महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे जन से झन। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों तक फैला है। प्रश्न 22। दोहा कोश के रचयिता कौन है? विकल्प हैं ए. गोरखनाथ, बी. सरहपाद, सी. कबीरदास, डी. स्वयंभू। सही उत्तर है बी. सरहपाद। दोहा कोश हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसमें बौद्ध सिद्धों के उपदेशों और दार्शनिक विचारों को दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये रचना अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सरहपाद 8वीं शताब्दी के सिद्ध साहित्य से जुड़े थे। स्वयंभू ने पौमचर्यू की रचना की थी, जो अपभ्रंश का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न 23। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान कुल कितने अनुच्छेदों में है? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 343 से 347 तक, बी. अनुच्छेद 343 से 351 तक, सी. अनुच्छेद 343 से 353 तक, डी. अनुच्छेद 343 से 355 तक। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 343 से 351 तक।
भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इन अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा तथा हिंदी के विकास के लिए निर्देश जैसे विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में संसद की एक समिति और आयोग के गठन का प्रावधान है। इन प्रावधानों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संचार और शासकीय कार्यों में भाषाओं के उपयोग को विनियमित करना है। प्रश्न 24। डिंगल और पिंगल शैलियों का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? विकल्प है ए. भक्तिकाल, बी. रीतिकाल, सी. आदिकाल, डी. आधुनिक काल। सही उत्तर है सी. आदिकाल। डिंगल और पिंगल शैलियां आदिकाल वीरगाथा काल के साहित्य, विशेषकर राजस्थानी रासो साहित्य से संबंधित थीं। डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण होता था, जो वीर रस की रचनाओं के लिए प्रयुक्त होती थी। पिंगल शैली में ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रण होता था, जो कोमल और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए अधिक उपयुक्त थी। पृथ्वीराज रासो जैसे रासो ग्रंथ इन शैलियों में लिखे गए थे। डिंगल शैली का प्रयोग चारण कवियों द्वारा किया जाता था, जो राजाओं की वीरता का गुणगान करते थे। प्रश्न 25। हिंदी भाषा में ए और औ स्वरों का विकास किस काल में हुआ? विकल्प है ए. प्राचीन काल, बी. मध्यकाल, सी. आधुनिक काल, डी. वैदिक काल। सही उत्तर है ए. प्राचीन काल। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ थे, जबकि हिंदी के प्राचीन काल में यानी कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ए और औ नामक 2 नए स्वरों का विकास हुआ। ये स्वर हिंदी की अपनी ध्वनि व्यवस्था का हिस्सा बने, जो अपभ्रंश से हिंदी के पृथक्करण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। हिंदी के विकास के प्राचीन काल की अवधि लगभग 1500 ईस्वी तक मानी जाती है, जब अपभ्रंश का प्रभाव अभी भी मौजूद था। इस काल में हिंदी की बोलियों के निश्चित और स्पष्ट रूप सामने नहीं आए थे। प्रश्न 26। राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कौन सी बोली शामिल नहीं है? विकल्प है ए. मारवाड़ी, बी. मेवाती, सी. जयपुरी या ढूंढाड़ी, डी. बघेली। सही उत्तर है डी. बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की एक बोली है, जबकि मारवाड़ी यानी पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती यानी उत्तरी राजस्थानी और जयपुरी या ढूंढाड़ी यानी पूर्वी राजस्थानी राजस्थानी उपभाषा वर्ग की प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थानी बोलियों का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी बोली साहित्यिक दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसमें मीराबाई ने अपनी रचनाएं की थीं। जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न 27। देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत प्रचलित नहीं है? विकल्प हैं ए. नागर ब्राह्मणों से संबंध, बी. देवनगर काशी में प्रचलन, सी. देवताओं द्वारा प्रयोग, डी. नंदीनागर से संबंध। सही उत्तर है सी. देवताओं द्वारा प्रयोग। देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से मानते हैं, कुछ देवनगर काशी में इसके प्रचलन को कारण बताते हैं और कुछ दक्षिण भारत में इसके प्राचीन नाम नंदी नागरी से इसका संबंध जोड़ते हैं। हालांकि देवताओं द्वारा प्रयोग जैसा कोई प्रामाणिक मत व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है। नागरी नाम के संबंध में यह भी मत है कि यह नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी कहलाई। जब इसमें संस्कृत यानी देवभाषा के ग्रंथ लिखे जाने लगे तो इसे देवनागरी कहा जाने लगा। प्रश्न 28। हिंदी साहित्य के किस काल में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का प्रभाव बढ़ा? विकल्प हैं ए. आदिकाल, बी. मध्यकाल, सी. रीतिकाल, डी. आधुनिक काल। सही उत्तर है बी. मध्यकाल। हिंदी के मध्यकाल लगभग 1500 ईस्वी के बाद अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्दों का प्रभाव बढ़ा। इस्लामी विजयों के कारण फारसी और अरबी के प्रभाव ने हिंदी के विकास में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तानी जैसी भाषाओं का निर्माण हुआ, जिसमें इन भाषाओं का मिश्रण था।
खड़ी बोली के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस काल में लगभग 5000 से अधिक विदेशी शब्द जैसे फारसी, अरबी, पश्तो हिंदी के शब्द भंडार में शामिल हुए। हिंदी की वाक्य रचना भी फारसी वाक्य रचना से प्रभावित होने लगी थी। प्रश्न 29। हिंदी को खड़ी बोली नाम किसने दिया? विकल्प है ए. सुनीति कुमार चटर्जी, बी. ग्रियर्सन, सी. राहुल सांकृत्यायन, डी. लल्लूलान। सही उत्तर है सी. राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को खड़ी बोली नाम दिया और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कौरवी नाम भी प्रयोग किया। लल्लूलाल ने प्रेम सागर जैसी रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, लेकिन नामकरण का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को दिया जाता है। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आधुनिक मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली ही है। प्रश्न 30। अवधि का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है? विकल्प है ए. मथुरा, बी. वाराणसी, सी. लखनऊ, डी. पटना। सही उत्तर है सी. लखनऊ। अवधि का प्रमुख केंद्र लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र अयोध्या, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद माना जाता है। अवध मंडल की बोली होने के कारण इसे अवधि कहा गया। ये पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है और इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की। अवधि को कोसली भी कहा जाता है, जो कौशल प्रदेश से संबंधित है। मथुरा ब्रिजभाषा का केंद्र है, वाराणसी भोजपुरी का और पटना मगही का केंद्र है। प्रश्न 31। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए. ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, बी. ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है, सी. इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, डी. इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। सही उत्तर है सी. इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं नहीं बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसका अर्थ है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट वर्ण होता है। इसमें अक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा यानी शिरोलेखा का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी एक विशेष पहचान है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता इसके एक ध्वनि एक प्रतीक संबंध में निहित है, जिससे उच्चारण में स्पष्टता रहती है। उर्दू और फारसी जैसी लिपियां दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। प्रश्न 32। इनमें से कौन सा भक्तिकाल का कवि नहीं है? विकल्प हैं ए. कबीरदास, बी. सूरदास, सी. तुलसीदास, डी. बिहारी। सही उत्तर है डी. बिहारी। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जो अपने बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध हैं। वे रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास संत काव्यधारा के, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये सभी भक्तिकाल से संबंधित हैं। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, जिसमें धार्मिक और सामाजिक समरसता पर बल दिया गया। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, जिसमें श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी। प्रश्न 33। हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग का प्रयोग किस काल में समाप्त हो गया? विकल्प है ए. अपभ्रंश काल, बी. आदिकालीन हिंदी, सी. मध्यकालीन हिंदी, डी. आधुनिक हिंदी। सही उत्तर है बी. आदिकालीन हिंदी। अपभ्रंश में नपुंसक लिंग का प्रयोग एक सीमा तक होता था, लेकिन आदिकालीन हिंदी के अंतिम चरण में हिंदी ने इसे पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। हिंदी में केवल दो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रह गए। ये अपभ्रंश से हिंदी के विकास की एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक विशेषता थी, जिसमें भाषा अधिक वियोगात्मक होती चली गई। आदिकालीन हिंदी में कारक चिन्हों और सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी काफी बढ़ने लगा था, जिससे भाषा की संरचना में स्पष्टता आई। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। प्रश्न 34। ब्रजभाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? विकल्प हैं ए. पटना, बी. लखनऊ, सी. मथुरा, डी. जयपुर। सही उत्तर है सी.
मथुरा। ब्रजभाषा का मुख्य क्षेत्र मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि है। ये पश्चिमी हिंदी की एक महत्वपूर्ण और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बोली है। सूरदास, बिहारी, घनानंद जैसे कई महान कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी अनुपम रचनाएं की हैं। इसे अत्यंत मधुर और कोमल वाणी वाली भाषा माना जाता है। ब्रजभाषा में ओ औ करांत शब्द बहुतायत में मिलते हैं, जैसे गयो, भलो। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का मुख्य माध्यम ब्रजभाषा ही थी। प्रश्न 35। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? विकल्प हैं ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सही उत्तर है बी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये सूची भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को दर्शाती है और इन भाषाओं को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की अनुमति देती है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। बाद में संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। इन भाषाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधिकारिक संचार और शिक्षा के लिए उपयोग के लिए मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 36। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? विकल्प है ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी पृथ्वीराज रासो, डी प्रियप्रवास। सही उत्तर है सी पृथ्वीराज रासो। चंद्रदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। ये डिंगल और पिंगल शैलियों में लिखा गया एक विशाल ग्रंथ है। रामचरितमानस तुलसीदास अवधि में रचित एक महाकाव्य है। प्रियप्रवास हरिऔध आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न 37। किस भाषा को हिंदुस्तानी भी कहा गया जिसमें फारसी और खड़ी बोली का मिश्रण था? विकल्प है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी हिंदुस्तानी, डी दक्षिणी। सही उत्तर है सी हिंदुस्तानी। मध्यकाल में फारसी और खड़ी बोली के मिश्रण से एक भाषा का निर्माण हुआ जिसे हिंदुस्तानी कहा गया। ये भाषा गंगा यमुना दोआब के आसपास विकसित हुई और इसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रभाव अधिक था। हिंदुस्तानी भाषा ही बाद में हिंदी और उर्दू के रूप में विकसित हुई। दक्षिणी हिंदी दक्षिण भारत में विकसित हिंदी का एक प्रारंभिक रूप था जिसमें फारसी और स्थानीय भाषाओं का मिश्रण था। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द शामिल हों। प्रश्न 38। देवनागरी लिपि के प्रमुख दोषों में से एक क्या है? विकल्प है ए इसमें शिरोरेखा का अभाव है, बी इसमें वर्णों की संख्या कम है, सी तेज गति से लिखने में कठिनाई, डी ये ध्वन्यात्मक नहीं है। सही उत्तर है सी तेज गति से लिखने में कठिनाई। देवनागरी लिपि के कुछ दोषों में से एक यह है कि इसमें तेज गति से लिखने में कठिनाई होती है क्योंकि लेखन में बार बार हाथ उठाना पड़ता है, विशेषकर शिरोरेखा के कारण। अन्य दोषों में कुछ मात्राओं की स्थिति, जैसे ए की मात्रा वर्ण से पहले लिखी जाना लेकिन उच्चारण बाद में, संयुक्त व्यंजनों में एक रूपता का अभाव और कुछ ध्वनियों के 2 या अधिक रूपोटा होना शामिल है। देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग होता है, यह इसका अभाव नहीं है। इसकी ध्वन्यात्मकता एक गुण है, दोष नहीं। प्रश्न 39। किस विद्वान ने हिंदी भाषा का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है? विकल्प है ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जैसे विद्वानों का एक वर्ग हिंदी भाषा का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास स्वीकार करता है। हालांकि कुछ अन्य विद्वान उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी मानते हुए 7वीं शती ईस्वी में हिंदी का उद्भव मानते हैं।
निष्कर्षतः 7वीं शती के पूर्व से ही हिंदी के कुछ व्यावहारिक रूप मिलते हैं, किंतु व्यवस्थित रूप 1000 ईस्वी में ही दिखाई देता है। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालखंडों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में विभाजित किया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का अनुमान है कि 778 ईस्वी के पूर्व से ही हिंदी बोली जाती रही होगी। प्रश्न 40। भोजपुरी, मगही और मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? विकल्प है ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी, डी पहाड़ी। सही उत्तर है सी बिहारी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी उपभाषा वर्ग के प्रमुख बोलियां हैं। इनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये बोलियां मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। भोजपुरी विश्व में भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में भी बोली जाती है। मैथिली अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के लिए जानी जाती है, जिसके प्रमुख कवि विद्यापति हैं।